पोस्ट पार्टम हेमरेज पीपीएच एक्चुअली है क्या? तो नाम से ही हेमरेज आ रहा है। हेमरेज का मतलब तो क्या होगा? सिंपल की ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग होना। और पोस्ट पार्टम, पार्टम मतलब होता है लेबर या डिलीवरी होता है, पोस्ट मतलब आफ्टर। तो डिलीवरी के बाद यदि ब्लीडिंग होती है तो उसको ही पीपीएच या पोस्ट पार्टम हेमरेज कहा जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है? तो लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना मोर देन 500 ml आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी एंड अप टू 6 वीक। मतलब कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है, सेकंड स्टेज जो होती है जिसमें बच्चे की डिलीवरी होती है, उसके बाद से लगाकर 6 सप्ताह तक, जिसको हम प्यूपेरल पीरियड कहा जाता है, 6 सप्ताह का जो पीरियड होता है या 42 दिन का जो पीरियड होता है, उसके बीच में यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को ही पीपीएच या पोस्ट पार्टम हेमरेज कहते हैं। अब ये पीपीएच जो है पोस्ट पार्टम हेमरेज वो दो प्रकार का होता है। एक तो प्राइमरी पीपीएच होता है। प्राइमरी पीपीएच जिसमें क्या होता है कि ये जो ब्लीडिंग होती है वो डिलीवरी के पहले 24 घंटे के अंदर होती है, मतलब बेबी की डिलीवरी हो जाए और उसके बाद एक दिन के भीतर होती है, पहले 24 घंटे के भीतर होती है, तो उसको प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच मतलब यदि ब्लीडिंग जो हो रही है वो 24 घंटे के बाद से लगाकर 6 सप्ताह तक पुपेरल पीरियड जो है उसके बीच में यदि ब्लीडिंग होती है तो उसको सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो ये तो इसके टाइप जो है वो हो जाएंगे। पीपीएच जो है उसके अगर कारण देखें तो मोटे तौर पर 4Ts जो होते हैं, मतलब 4T जो है उसके द्वारा इसको कॉज बताए गए यहाँ पर। उसमें एक तो टी का मतलब था टोन, टोन में यदि प्रॉब्लम है उसके कारण से, या फिर टिश्यू, टिश्यू मतलब रिटेंडर टिश्यू हो रहा है, कोई टिश्यू जो है वो क्या हो रहा है यूट्रस के अंदर रुक जाता है। तीसरा जो है वो टी मतलब ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब इंजुरी है। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का मतलब तो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम कोई हो रही है। पीपीएच किस प्रकार का हो रहा है उसके आधार पर अगर कॉज देखें कि क्या कॉज है, तो उसमें एक तो प्राइमरी पीपीएच जो होता है जिसमें ब्लीडिंग जो होती है वो विदिन 24 घंटे के अंदर होती है, तो उसके जो कॉज जो है उसमें एक तो हो जाएगा एटोनिक यूट्रस। एटोनिक मतलब यूट्रस का टोन जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यूट्रस में टोन नहीं आ रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद इंटैक्ट हो जाता है और टेनिस बॉल की तरह हो जाता है, उसके कारण से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। यदि ये यूट्रस जो है वो फ्लॉपी हो जाता है, मतलब सॉफ्ट रहता है और उसके अंदर टोन नहीं आ पाता है, तो उसके कारण से भी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होगी। एक तो ये है। दूसरा जो है वो रिटेन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटा जो उसका कोई फ्रेगमेंट या प्लेसेंटा जो है पूरा प्लेसेंटा ही क्या हो गया, बाहर नहीं आया। जैसे सेकंड स्टेज के अंदर तो फीटस बाहर आता है और थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा जो है और उसकी डिलीवरी होती है। किसी कारण से प्लेसेंटा जो है उसकी डिलीवरी नहीं होती है, प्लेसेंटा अंदर रह जाता है, या प्लेसेंटा जो है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो रह जाता है, या फिर कॉन्सेप्शन मटेरियल जो है जैसे कि मेम्ब्रेन जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो रह जाता है, तो उसके कारण से यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाता है और उसके कारण से ब्लीडिंग हो सकती है। तो दूसरा कॉज तो ये हो जाए रिटेन प्लेसेंटा। तीसरा जो मेजर कॉज होता है वो होता है सर्वाइकल टीयर या पेल्विक ट्रॉमा। पेल्विक जो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हो जाता है, या सर्विक्स जो है उसके अंदर टीयर हो जाता है, पेरिनियम के अंदर टीयर है या वेजाइना के अंदर टीयर है। ये टीयर किस कारण से होता है, बेबी जो है वो लार्ज है, बेबी का हेड जो है वो लार्ज है, बेबी बड़ा है या प्राइमी गेविडा है, तो उसके कारण से टीयर हो जाए और उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। एक यूट्राइन रप्चर, यूट्रस जो है उसके अंदर क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, या यूट्रस के अंदर टीयर आ जाए, उसके कारण से कंडीशन हो सकती है कि यूट्राइन रप्चर हो गया तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और वहां से कंटिन्यूस ब्लीडिंग जो है वो होती रहेगी। अगली जो है वो है कोगुलेशन डिसऑर्डर। माँ को किसी प्रकार की क्लॉटिंग डिसीज कंडीशन हो रही है, जैसे हिमोफिलिया की कंडीशन है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटलेट जो है वो कम हो रहे हैं, इस कारण से भी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होगी और ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस होती रहेगी और पीपीएच में चली जाएगी। एक प्रोलॉन्ग्ड लेबर की कंडीशन है या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की कंडीशन। प्रोलॉन्ग्ड लेबर के अंदर क्या होता है कि बेबी की डिलीवरी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर क्या हो जाएगा कि यूट्रस जो है या सर्विक्स जो है वो तो फुली डायलेटेड होगी, लेकिन बेबी का हेड जो है उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर चला जाएगा। दोनों ही कंडीशन में यूट्रस जो है उसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर गिरेगा, तो प्रेशर के कारण से टीयर हो सकता है और उस टीयर के कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन है, यदि माँ को एपीएच की कंडीशन एंटीपार्टम हेमरेज है तो उसको भी पोस्टपार्टम हेमरेज जो है उसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक कारण होता है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मतलब थर्ड स्टेज जो होती है जिसके अंदर AMTSL किया जाता है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर जो है वो प्रॉपर किया जाता है। अगर इसमें कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट मतलब जैसे ऑक्सीटोसिन जो कि बेबी की डिलीवरी के बाद दिया जाना चाहिए, ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जा रहा है, या कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन जो अप्लाई किया जा रहा है वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा है, या उसके अंदर भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। तो ये तो प्राइमरी पीपीएच जो है उसके कॉज हो जाएंगे। ठीक वैसा ही सेकेंडरी पीपीएच होता है।
सेकेंडरी पीपीएच के यदि कारण अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण जो होता है वो तो रिटर्न प्रोडक्ट होता है कि कॉन्सेप्शन मटेरियल कुछ भी है, जैसे प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन है, उसका कुछ पार्ट जो है वो रिटर्न रह जाता है, तो उसके कारण से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और 24 आवर के बाद ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। एक इन्फेक्शन जो होता है उसके कारण से, इन्फेक्शन के कारण से मोस्ट कॉमन सेकेंडरी पीपीएच होता है, और इन्फेक्शन जो होता है उसको पुपेरियल सेप्सिस कहा जाता है। एक कोगुलोपैथी, माँ को कोई कोगुलेशन की डिसऑर्डर है, जैसा इसमें हमने बात की थी प्राइमरी में, तो उसके कारण से हो सकता है। एक फाइब्रोइड यूट्रस की कंडीशन है, मतलब यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड टिश्यू बन रहा है, फाइब्रोइड की कंडीशन होती है, तो उसमें भी हो सकता है। एक सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन हो रही है, तो उसमें भी सेकेंडरी पीपीएच जो है हो सकता है कि बाद में ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। इसके अलावा एक सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद यूट्रस जो होता है वो वापस अपने पहले जैसी स्थिति के अंदर आता है, तो उसको इन्वोल्यूशन कहा जाता है। यदि ये वापस पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाता है तो उसको सब इन्वोल्यूशन कहा जाता है। तो सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन आ रही है कि यूट्रस जो है वो पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं जा रहा है, तो उसके कारण से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ही सेकेंडरी पीपीएच के अंतर्गत आएगा। तो ये तो पीपीएच जो है उसके कॉज हो जाएंगे प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच के। कब बात करते हैं मेन की पीपीएच जो है उसके साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या दिखाई देते हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज जो है उसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग जो होती है वो मेन, एक तो नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है डिलीवरी के बाद तो होती है, लेकिन पीपीएच के अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग जो होती है वो सीवियर होती है या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो 500 ml जो है उससे ब्लड का ज़्यादा लॉस होता है। ब्लड जो है लॉस कितना हो रहा है वो मेजर करने का जो तरीका होता है, ब्लड से एक पेज होता है, एक पेज होता है 5 मिनट के अंदर यदि भीग जाता है या भर जाता है, पीपीएच के अंतर्गत आता है। तो एक तो क्या हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। सेकंड, यूट्रस को जब फील किया जाता है तो यूट्रस कैसा होता है, बोगी यूट्रस होता है। बोगी यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस जो होता है वो सॉफ्ट और फ्लॉपी फील होता है, मतलब यूट्रस जो होता है जो बॉल होना चाहिए, टेनिस बॉल की तरह फील होना चाहिए, वैसा फील ना होकर सॉफ्ट और एकदम से स्पंज की बॉल जो सी हो उस तरह का फील होता है। तीसरा, ब्लीडिंग लॉस होता है। ब्लीडिंग लॉस के कारण से हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा, और हाइपोवोलेमिया में चले जाने के कारण से पल्स रेट जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो टेकिकार्डिया की कंडीशन हो सकती है। शुरुआत में तो टेकिकार्डिया जो होता है उतना होता नहीं है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर पल्स रेट जो है वो 90 जो है उससे एबो चली जाती है। ठीक वैसे ही ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो चला जाता है ब्लड प्रेशर जो होता है वो। साथ ही साथ क्या हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है। टेकिपनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो रेस्पिरेशन रेट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि मदर जो होती है वो एयर हंगर हो जाती है, मतलब रेस्पिरेशन बहुत तेज तेज लेने लगती है, सांस बहुत तेज तेज लेने लगती है। उसके साथ ही पेलोर हो सकता है, स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, वाइटिश कलर की स्किन जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही डिजीनेस की कंडीशन जो होती है, डिजीनेस और ड्राउजीनेस, बेहोशी की जैसी अवस्था होती है उस अवस्था में जा सकती है। स्किन जो होती है वो क्लेमी हो जाती है, मतलब स्किन जो होती है वो ठंडी पड़ जाती है। बॉडी टेम्परेचर जो होता है इधर का वो डाउन हो सकता है या कम हो सकता है। एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं वो ठंडे फील होते हैं। विजन जो होता है उसका ब्लर हो जाता है, मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है उसको। इसके अलावा और ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग लॉस होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग का लॉस होता है, तो उसके कारण से माँ जो है कोमा में जा सकती है या अनकॉन्शियस भी हो सकती है। ये तो इसके साइन एंड सिम्टम जो होते हैं जो कि दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं पीपीएच जो होता है उसका मैनेजमेंट, की पीपीएच का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जो है वो दिया जाता है। फर्स्ट तो ये चेक किया जाता है कि AMTSL जो किया जा रहा है उस दौरान इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दिया है कि नहीं दिया। उस दौरान 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन जो है वो इंट्रामस्कुलर बटक्स पे दिया जाता है, वो दिया गया कि नहीं दिया गया। यदि वो दे दिया गया है तो फिर नॉर्मल क्या करता है कि यदि ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होती है तो 20 इंटरनेशनल यूनिट इंट्राविनसली 500 ml RL के अंदर डाल के ड्रिप के द्वारा इन्फ्यूजन में दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन यदि अवेलेबल नहीं होता है तो मिसोप्रोस्ट जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा अर्गोमेट्राइन करके ड्रग जो होती है 0.5 mg वो भी दी जाती है। होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो उसमें क्या करते हैं, एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको स्टिमुलेट करने के लिए यूट्राइन मसाज जो है वो की जाती है, मतलब यूट्रस जो है उसको मसाजेज की जाती है। एग्जामिन किया जाता है कोई भी पेरिनियम जो है उसको, इसके अलावा सर्विक्स जो है उसको कि वहाँ पर टीयर तो नहीं है। यदि टीयर मिलता है तो उसको फिर रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर कोई क्लॉट अगर मिलता है, ब्लड क्लॉट, तो उसको एक्सपेल मतलब बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा फ्लूइड रिसक्सिटेशन जो है वो किया जाता है। आईवी फ्लूइड जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है पेशेंट को। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसकी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड ग्रुपिंग जो है वो करवाई जाती है उसकी, ताकि ब्लड ग्रुपिंग के द्वारा पता चल जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उसका पता चल जाए।
अगली चीज जो है वो बाईमेन्युअल कंप्रेशन दिया जाता है। एक यूट्राइन पैकेजिंग की जाती है। यूट्राइन पैकेजिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक बलून टेम्पोनेट या कॉन्डोम टेम्पोनेट होता है, कैथेटर या ट्यूब होती है, उसके आगे बलून जो होता है वो या कैथेटर लगा दिया जाता है और उसको फिर यूट्रस जो है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और यूट्रस में इंसर्ट करने के बाद उसको फुला दिया जाता है। फुलाने पर क्या करेगा, ये इसमें हवा भर जाएगी तो ये प्रेशर यूट्रस के वाल के ऊपर डालता है, उसके कारण से यूट्रस की वाल जो होती है वो अंदर से कंप्रेस होगी और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर बात करते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट की सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में एक तो प्रेशर ऑन एरोटा, एरोटा जो होता है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, एरोटा पर कंप्रेस करके यूट्रस का ब्लड फ्लो जो हो रहा है उसको क्या करते हैं, स्टॉप कर दिया जाता है। तो एक तो ये है। एक आर्टेरियल लाइगेशन किया जाता है। आर्टेरियल लाइगेशन में यूट्रस को ब्लड सप्लाई जिस आर्टरी को कर रही है उस आर्टरी को क्या करते हैं, टाई कर देते हैं, बांध दिया जाता है, जिसके कारण से यूट्रस जो है उसको ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो। एक तो ये काम में ली जाती है। इससे भी यदि ठीक नहीं होता है तो हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। हिस्टेरेक्टोमी जिसमें सर्जरी के द्वारा यूट्रस जो है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। लास्ट में बात करते हैं हम कि पीपीएच जो है उसका प्रिवेंशन। तो इसमें जो प्रिवेंशन के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है वो होती है एक तो गुड एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर जो है वो अच्छे से प्रोवाइड की जाए ताकि पीपीएच की कोई संभावना है या कोई ऐसी कंडीशन में जो पीपीएच में जा सकते हैं तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जा सके। दूसरा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज AMTSL। एक्टिव थर्ड स्टेज की लेबर जो है उसको दी एक्टिवली मैनेज किया जाता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है और कंट्रोल क्रॉस एक्शन आता है, तो उसके कारण से भी पीपीएच की संभावना को कम किया जा सकता है। एक एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर, डिलीवरी के बाद ब्लैडर जो है उसको एम्प्टी करना कैथेटराइजेशन के द्वारा या पेशेंट अगर कर पा रहा है तो उसके द्वारा, उससे भी पीपीएच जो है उसकी संभावना को कम किया जा सकता है। एक डिलीवर बेबी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये महत्वपूर्ण है। बेबी की डिलीवरी जो करवाई जाती है वो कॉन्ट्रैक्शन जब आ रहा है उसी दौरान करवानी। प्लेसेंटा जो है उसको भी डिलीवर जो करवाना है वो कॉन्ट्रैक्शन के आने पर ही करवाना है, बिना कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर जो है उसके द्वारा डिलीवरी नहीं करवानी है। एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये महत्वपूर्ण है। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है सेकंड स्टेज के अंदर, ये मेनली थर्ड स्टेज जो है उसके अंतर्गत ही आता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो होता है 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर वो दिया जाता है। ये भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके कारण से ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो पाती है। इसके अलावा सेकेंडरी पीपीएच से बचाने के लिए इन्फेक्शन जो है उससे बचाना है। फोर्थ स्टेज जो है उसको क्या करना है, अच्छे से मैनेज करना है ताकि सेकेंडरी पीपीएच जो है उसकी संभावना कम हो। एक डिलीवरी जो है बेबी की डिलीवरी जब करवाए जाते हैं तो प्रेशर जो है वो नहीं डालना है, मतलब फंडल प्रेशर जिसको कहा जाता है। फंडल प्रेशर जैसे फंडस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, या जबरदस्ती डिलीवरी जिसको करवाई जाती है, इंडक्शन, लेबर का इंडक्शन जो है वो नहीं करना है। फंडल प्रेशर या लेबर के इंडक्शन के कारण से भी पीपीएच जो है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर कोई है तो उसको माइंड के अंदर रखना है। ऐसी कोई कंडीशन है इसका मतलब मदर जो है वो किस में जा सकती है, पीपीएच में जा सकती है। उसके लिए पहले क्या करना है, प्रिपेयर रहना है या रेडी रहना है। तो ये था हमारा पोस्ट पार्टम हेमरेज पीपीएच। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और नर्स मिडवाइफरी जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।